हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित निरापरा आप सभी का शिक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में गति के समीकरण। ये गति के समीकरण क्या होते हैं। अब आगे हम देखते हैं गति के समीकरण की डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ पर एक गति के समीकरण की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से चल रही है तब वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में जो संबंध बनाने वाला एक समीकरण हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, गति के समीकरण कहलाते हैं। तो मैं इसकी फिर पुनः एक और बार डेफिनेशन बताता हूँ कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से चलती है, जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से चलती है तो उसमें हमें तो वस्तु की जो स्थिति होती है, जो समय होता है तथा वेग और त्वरण, इन चारों चीजों में जो संबंध बताने वाला एक समीकरण हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, गति के समीकरण कहलाता है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे गति के समीकरण कितने होते हैं। तो गति के तीन समीकरण होते हैं। गति के तीन समीकरण होते हैं। तो मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है, यहाँ पे मैंने तीन समीकरण भी लिखे हुए, जैसे कि पहला समीकरण है गति का v = u + at। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है गति का, v = u + at। इसके बाद में हम आते हैं गति के दूसरे समीकरण पे। गति के दूसरे समीकरण की गति का दूसरा समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे s = ut + ½ at²। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s = ut + ½ at²। अब इसके बाद में हम आते हैं गति के तीसरे समीकरण पे कि गति का तीसरा समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2as। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ संकेत प्रयोग में लाए हुए, पहला है u, v, a, s और t। तो इस समीकरण का मतलब क्या होता है, तो हम ये जानेंगे कि जो u जो है वह होता है प्रारंभिक वेग, कि जब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है ना u से दर्शाया जाता है। उसके बाद में v से वस्तु का अंतिम वेग दर्शाया जाता है, और जो a संकेत है उससे हम वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, और जो s है वह वस्तु का विस्थापन होता है, और जो t है वह समय को दर्शाता है। ठीक है। तो ये क्या हुए, गति के समीकरण हुए। तो हम आगे देखेंगे कि जब है ना कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती, यानी गुरुत्व के अधीन गति करती है, तब आपके माइंड में एक बात आ रही है कि वह है ना वह वस्तु हवा में गति कर रही है। जैसा कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक एग्जाम्पल से हम समझते कि यहाँ पर मेरे पास में एक गेंद है जो कि जिसे कि मैंने पकड़ के रखा है, लेकिन मैंने वह गेंद को छोड़ दिया। मैंने वह गेंद को छोड़ दिया और कुछ समय बाद वह कहाँ आके गिर गई, जमीन पर आके गिर गई। वह गेंद जमीन पर आकर गिर गई। तो अब आप देखेंगे कि जब आपने इस गेंद को हाथ में पकड़ के रखा था तब तो उसका जो प्रारंभिक वेग था u = 0 था, लेकिन जब वह नीचे आई तो कुछ ना कुछ वेग से वह गति करते हुए ही नीचे आई होंगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग से वह गति करते हुए नीचे आई होंगी। तो यहाँ पर जब आ गई होंगी, जब जमीन पर टकराई होंगी, तब उसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर आप सीधे से देख सकते हो कि जब हाथ में पकड़ी थी, जैसे ही छोड़ी तब तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था, लेकिन जब जमीन पर आके गिरी तब उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो कुछ समय तो लगेंगे, उसको जब हाथ से छोड़ी उससे कुछ समय बाद ही वह पृथ्वी पर आके गिरेंगी। तो माना कि वो t समय बाद में आके पृथ्वी पर गिरती है। तो यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और उसे शो कैसे करते हैं, उसे g से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। तो जो एक गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। तो हम अब देखते हैं पहली कंडीशन कि जब गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु होंगी तब उसे गति के समीकरण क्या क्या होंगे। तो उसकी दो कंडीशन रहती। तो मैं यहाँ पर पहली कंडीशन लिखता हूँ। पहली कंडीशन, जब वस्तु को हम स्वतंत्र मुक्त रूप से नीचे गिरा रहे, तो मुक्त रूप से नीचे गिराने वाली अवस्था में कुछ यही हो जाएंगे, जिसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ। बस यहाँ पर विस्थापन की जगह हमें इसकी हाइट
लेना होगा। तो यहाँ पर विस्थापन की जगह हम इसकी क्या लेंगे, हाइट लेंगे, यानी कि h। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें जो मूल हमारे गति के समीकरण उनमें क्या क्या चेंजेस करना होगा। तो यह कंडीशन किस प्रकार के, जब वस्तु मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है, मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है, तो यह पहली कंडीशन किस अवस्था की है कि जब वस्तु है ना मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पर चेंजेस क्या, यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग रहेगा हमारा, यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग रहेगा जैसे कि u, वह तो शून्य होगा, तो हम u की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद में हम आते हैं त्वरण पे, लेकिन त्वरण हमारा एक्चुअल में a रहता है, लेकिन हम जब गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु नीचे गिर रही है तब हमको त्वरण कौन सा यूज करना है, g, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, हमारी जब एक सीधी रेखा में कोई वस्तु गति करती है तब क्या होता है, विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऊंचाई से नीचे गिरती, तो यहाँ पर हमें s की जगह पर h लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु ऊंचाई तय कर रही है कि इतनी ऊंचाई से गिर रही है नीचे। तो आइए हम पहली कंडीशन में से कुछ गति के नियम गति के समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या हो जाएगा, हम मूल समीकरण को ही आधार मानकर आगे के समीकरण भी देखेंगे कि इस अवस्था में समीकरण क्या होंगे। तो यहाँ पर मूल अवस्था को हमने आधार मान के जब समीकरण देखे तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, उसमें जो अंतिम वेग रहेगा तो उसको तो हम v का v ही रहने देंगे, लेकिन जो प्रारंभिक वेग है वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम प्लस में आते तो at, लेकिन a की जगह पे हमको क्या गुरुत्वीय त्वरण g पुट करना, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v इजिकल टू gt। अब आते हैं हम इसके दूसरे समीकरण पे कि दूसरा समीकरण क्या होगा। जब हम दूसरे समीकरण पे आते हैं तो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर जो विस्थापन है, लेकिन यहाँ पर हमारी वस्तु क्या ऊंचाई तय कर रही है, तो यहाँ पर विस्थापन की जगह पे क्या लिख देंगे, ऊंचाई, यानी कि h इजिकल टू, लेकिन यहाँ पर फिर उसके इजिकल टू में ut आ गया। अब ut आया तो जो u तो 0 रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस में 1/2 at का स्क्वायर, जब प्लस में 1/2 at का स्क्वायर यह देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या, यहाँ के त्वरण को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इजिकल टू -1/2 gt का स्क्वायर। अब हम आते हैं इसके तीसरे समीकरण पे कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है तब गति का तीसरा समीकरण क्या होता है। तब गति का तीसरा समीकरण क्या, तो हम इसको अब देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर जो अंतिम वेग है v, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू लिखेंगे, लेकिन जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो तो जब वस्तु मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है तब 0 होता है, तो वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो फिर अगला पॉइंट आ रहा है हमारा 2as, यानी 2as। तो यहाँ पर a को हमें चेंज करना रहेगा और s को भी चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2gh, ठीक है। अब इसके बाद तो अब जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती तो उसमें जब गति के समीकरण देखेंगे उसके दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते तो हम कैसे एग्जांपल से समझे। यहाँ पर भी माना कि यहाँ पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने कि यहाँ से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका, तो गेंद यहाँ पहुंच गई। तो हम यहाँ पर देखते जब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा, जब उस व्यक्ति ने इस गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो कुछ ना कुछ तो वेग से फेंकेगा, तो यहाँ पर जो रहेगा उसका प्रारंभिक वेग u उपस्थित रहेगा। लेकिन और जब ऊपर जाएंगी वस्तु तो उसका अंतिम वेग भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर भी इसमें यहाँ पर हमें भी त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग करना है, पर गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग हम -g करेंगे। क्यों बताया, क्योंकि जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह है ना जो गति होती है वह गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर जो g प्रयोग में लाया जाएगा वो माइनस में होगा।
इसके बाद में यहाँ पे विस्थापन की जगह पर भी हम ऊंचाई ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब हमारे गति के समीकरण में क्या परिवर्तन होते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है तब जो हमारे गति के समीकरण में u तो रहेगा ही और t भी रहेगा, लेकिन जो उसका त्वरण रहेगा वो हमें -g उपयोग में लाना है, और जो उसका विस्थापन रहेगा उसे h लिखना है, और जो उसका अंतिम वेग वैसा का वैसा रहेगा। तो आइए अब हम मूल हमारे गति के समीकरण से हम जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसे गति के समीकरण को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला गति का समीकरण क्या हो जाएगा, जो v है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि अंतिम वेग भी कुछ ना कुछ तो रहेगा वस्तु का, लेकिन और उसका प्रारंभिक वेग भी रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें a की जगह पर क्या यूज करना है, -g यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v = u - gt। अब इसका दूसरा समीकरण देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण इस अवस्था में, कि गति का दूसरा समीकरण इस अवस्था में क्या होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा समीकरण देखेंगे, तो यहाँ पर हमें जो s है यानी कि विस्थापन है उसकी जगह पे तो हमें ऊंचाई उपयोग में लानी है, तो यहाँ पर h होगा, h = ut। यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो a है, a के स्थान पर हमें क्या यूज करना रहेगा, -g। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 g t का स्क्वायर। इसके बाद में हम आते हैं अब तीसरे पॉइंट पे, तीसरा समीकरण पे, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग भी वैसा का वैसा रहेगा, प्रारंभिक वेग भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो काय में चेंज हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में, जो कि जिसका हम -g के रूप में उपयोग करेंगे, और जो विस्थापन है वह h हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2gh। तो आज हमने इस लेक्चर में गति के समीकरण पढ़े, तथा जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो उस अवस्था में गति के समीकरण पढ़े। उसके दो प्रकार थे, कि पहला क्या था कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है, और दूसरा था जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उस अवस्था में हमारे गति के समीकरण को हमने यहाँ पे पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।